सिर्फ सोनम वांगचुक की बात करना मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से यूट्यूब पे हजारों जर्नलिस्ट और बड़े बड़े लोग उनकी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील हैं जो उनका केस लड़ रहे हैं। हालांकि वो फेस ऑफ द प्रोटेस्ट थे, उनको एनएसए के तहत अरेस्ट कर जो हुआ वो सरासर नाइंसाफी थी। मगर मैं बात करूंगी उन लाखों लद्दाखियों की जिनको एंटी नेशनल बोला गया, जिनको चाइनीज एजेंट बोला गया, जिनकी आवाज को दबा दिया गया। मैं बात करूंगी उन लद्दाखियों की जिन्होंने सोनम के प्रोटेस्ट ज्वाइन करने से पहले लद्दाख के 6 शेड्यूल की नीड को समझा था और उसके लिए संघर्ष शुरू किया था। जब लोग मारे गए, प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, तब कुछ पत्रकार बड़ा फड़फड़ा रहे थे लद्दाख को कवर करने के लिए। मेरा उनसे एक सिंपल सा सवाल है कि अरे व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स के भूखों, तुम तब कहाँ थे जब सोनम वांगचुक 40-50 बुजुर्ग लोगों को लेकर शांतिपूर्ण हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे? तब कहाँ थे तुम्हारे कैमरा लेंस? Welcome back to the second episode of covering Ladakh protest on ground before it turned violent. पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कैसे डोमिसाइल और पीएससी की मांग से शुरू हुआ था लद्दाख प्रोटेस्ट। 2019 में जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब लोगों को लगा कि अब हमें रिप्रेजेंटेशन और डेवलपमेंट दोनों मिलेगी। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें ये रियलाइज हुआ और एक नया डर सताने लग गया कि अब शायद उनकी जमीन, उनका पर्यावरण और उनका कल्चर खतरे में है। जब से यूटी दिया गया तब से हमारे लोगों के बीच में एक डर सता रहा था कि हमारे जो ज़मीन है, जो चरागाह हैं, जो पर्यावरण है, जो संस्कृति है, वो ख़त्म होने का बहुत सारे चांसेस जो दिखाई दे रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो 370 और 35A आर्टिकल जो वेरिफिकेशन के बाद जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो उसके कारण जो है लोगों में बहुत सारे खदशाएं थे कि ऐसा हो सकता है। जैसे जैसे लोग इस पीएससी और डोमिसाइल के प्रोटेस्ट से जुड़ने लगे, लद्दाखी यूथ को समझ आया कि मसला सिर्फ नौकरियों का नहीं है। नहीं तो हमारा जो युवाओं के मुद्दे थे उनके ऊपर तो डोमिसाइल जो है हमने बातचीत करके उन्होंने दिया था। तो जो मुख्य मांगे, ये नहीं है कि हम खाली जॉब ही मांग रहे थे। अगर पद यात्रा में हमारे बुजुर्गों के पैरों में छले पड़े हैं तो वो इस लद्दाख को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए है, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए है। तो उम्मीद है कि वो जरूर पूरा करेंगे। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका जमीन और रिप्रेजेंटेशन दोनों खतरे में। हमारे जितने भी जो लीडर्स थे और जितने भी जो स्टूडेंट लीडर्स थे, तो उन्होंने एक मुहिम चलाया यहाँ पे कि छठे अनुसूची जो हमारे संविधान में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 97% जो है जनजातीय लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। तो इसीलिए ये मुहिम जो है 2020 के बाद चलता आ रहा है। इसी जरूरत से यूनियन टेरिटरी बनने के 1 साल के अंदर जन्म होता है ले अपेक्स बॉडी का। ले अपेक्स बॉडी यानी कि लैब एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना जिसमें सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स और पॉलिटिकल ग्रुप शामिल हुए, जिनका एक ही मकसद था लद्दाख को 6 शेड्यूल दिलाना और लद्दाखियों के अधिकारों की बात गवर्नमेंट से करना। वहीं लद्दाख के दूसरे पार्ट में 2021 में बनता है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिनकी मांगे थोड़ी अलग थी मगर बेसिस दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के सेम थे। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया और रिपीटेड इंटरवल्स में बातचीत के लिए बुलाया। लद्दाखियों का कहना है कि इन सारी बैठकों में, इन सारी बातचीत में यूथ के मुद्दों को तो डिस्कस किया गया, मगर लद्दाख की मुख्य मांगे 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। सरकार ने ये कहा था कि आप यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और करगिल, तो दोनों मिलके एक मुद्दों पे एक मांग रखें ताकि हम उसको अच्छी तरह से विस्तार से सोच सकें और उसको अमल कर सकें। तो उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे टॉक शुरू हुआ था, लेकिन जितने भी जो यूथ के इश्यूज थे उनके ऊपर चर्चा हुआ, लेकिन जो हमारे मुख्य मांगे जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल थे तो उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुआ। इसीलिए ये मुहिम फिर से हमने शुरू किया। तो क्या है लद्दाख की मुख्य मांगे? केडीए और लैब, जो कि इस वक्त लद्दाख को रिप्रेजेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सामने, उनकी 4 मुख्य मांगे हैं। सबसे पहली, लद्दाख को पीएससी दिलाया जाए। दूसरी, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। तीसरा, लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए। और चौथा, लेह और कारगिल के लिए 2 अलग लोकसभा सीट दी जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 शेड्यूल के तहत मिलता है ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक ऐसा काउंसिल जहां लोग खुद अपने लीडर्स चुन सकते हैं और इस काउंसिल के पास होती है असली ताकत। ये काउंसिल्स उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जमीन, पानी,
पर्यावरण संस्कृति के कानून बनाती है और उनके कस्टमरी लॉज को मेंटेन भी करती है। और सबसे जरूरी बात, एडीसी प्रोटेक्ट करती है ट्राइबल लैंड और कल्चर को और बाहरी एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है। हमारा यहाँ पे एनसीएसटी जो नेशनल शेड्यूल टाइप मिनिस्ट्री जो हमारे अर्जुन मुंडा जी थे पहले, वो आए थे यहाँ पे, सर्वे करके गए हैं कि यहाँ के जनजातीय लोग जो है 90 से ज़्यादा प्रतिशत जो है यहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं। तो इस कारण जो है अगर 50% से ज़्यादा अगर कोई जनजातीय लोग किसी स्टेट में रहते हैं तो उनको छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है। लेकिन 90% से ज़्यादा होने से भी अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये हमें बहुत सोचने की बात है। ये हमारा हक है, तो हम अपने हक को मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने खुद प्रॉमिस किया था मैनिफेस्टो में। अब आप सोचेंगे कि 6 शेड्यूल नहीं मिला तो इतना क्या बुरा हो जाएगा लद्दाख के साथ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुरा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़े बड़े उद्योगपति की नजर है लद्दाख पे, क्योंकि लद्दाख रिच है रिसोर्सेज में, मिनरल्स में और सोलर पावर में, पर उतना ही सेंसिटिव भी है। कोल्ड डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड इकोलॉजी और पानी की बेहद कमी। बिना 6 शेड्यूल के जो हजारों सालों से इंडिजिनस लद्दाखीज वहाँ रह रहे हैं, उनको अपनी ही जमीन पर फैसला करने का हक नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे उसका टेस्ट चल रहा है। तो इसके कारण जो है क्या हो रहा है कि हमारे जो चरागे हैं तो उसके ऊपर जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि लद्दाख के जितने भी जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं उससे हमारा पश्मीना आता है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरह से वो हमारा जान मान लो, क्योंकि उसी से हमारा गुजारा होता है। तो हमारे यहाँ पे इतने नोमैड्स हैं तो वो अपने बैल बकरियों को कहाँ ले जाएंगे, तो वो भी हमारे चिंता की बात है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है, इतिहास गवाह है कि जो ट्राइबल्स और इंडिजिनस लोग होते हैं वही उस पर्टिकुलर एरिया की इकोलॉजी को बाहरी लोगों से बेटर समझते हैं और एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। और दूर दराज गाँव में क्या हो रहा है कि अभी पानी का बहुत कमी हो रहा है, तो उनको माइग्रेट होकर सिटी में आना पड़ रहा है। तो ये भी एक कारण है। हमारे ग्लेशियर जो है वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। एक और सबसे जरूरी मुद्दा है टूरिज्म का। मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं सबसे ज्यादा प्यारे लोग हैं तो मेरे हिसाब से वो हैं लद्दाख के लोग। वो अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रखते हैं। किसी मार्केट में अगर कभी आपका सामान खो जाए तो मेरा दावा है कि 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। लद्दाख के लोग मेहमानों का बड़ा ख्याल रखते हैं, ना भेदभाव ना गुस्सा, सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव। लेकिन प्रॉब्लम है एक्सप्लॉयटेटिव टूरिज्म से। आपने ये सारी वीडियोस जरूर देखी होंगी कि लोग गाड़ी लेके पैंगोंग लेक में घुस जा रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, स्तूपा पे चढ़ जा रहे हैं और इतनी गंदगी फैला रहे हैं। सब सिर्फ उस जगह की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कहीं ना कहीं हमारे जगहों पे नहीं जाना चाहिए था। पहले आईएलपी जो इनर लाइन परमिट होता था वो भी अभी खत्म कर दिया। तो लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं अभी, क्योंकि वो खुला हुआ है। तो इस चीज़ों को बचाने के लिए हम छठी अनुसूची में हमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम से बचाता है 6 शेड्यूल, और अगर सही वक्त पर लागू कर दिया गया तो हो सकता है सस्टेनेबल टूरिज्म में भी मदद करे 6 शेड्यूल। लद्दाख की 90% इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से चलती है, पर इसी वजह से लद्दाख के पानी और एनवायरनमेंट पे भी बहुत बड़ा बोझ आ रहा है। होटल, रिसोर्ट्स और टूरिस्ट फैसिलिटीज में बेइंतहा पानी की वेस्टेज हो रही है। लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पानी की भारी कमी है, इसलिए सोनम वांगचुक जैसे लोगों को स्तूपा वाली इन्वेंशन करनी पड़ती है ताकि लद्दाख को पानी मिलता रहे। और उस पर होटल्स और एक्सप्लॉयटेटिव टूरिज्म की वजह से बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं। अभी जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसका नाम जो है अभी भारतवर्ष के लोगों को सुनने में आ रहा है, तो वो यहाँ पे आने के लिए बहुत तरस रहे हैं। तो ज़्यादा आने से क्या हो रहा है कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, हम एक बाल्टीन यूज़ करते हैं एक दिन में, तो बाहर से लोग आके यहाँ पे होटलों में 2-3 बैरल जो है वो यूज कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत प्रदूषण हो रहा है। और भी काफी रीजंस है जो ये साबित करते हैं कि लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल कितना ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है लद्दाख को 6 शेड्यूल देना। लेकिन हम ये उम्मीद में है कि जो भारत सरकार जो है वो हमारे जो चिंताएं हैं उनको जरूर सुनेंगे।
ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, क्योंकि अभी 6 साल हो रहा है तो उनको सब कुछ पता है कि लद्दाख में क्या करना है, क्या नहीं करना है। खाली वो डिसीजन नहीं दे रहे हैं कि वो ये जो छठी अनुसूची और स्टेटहुड जो है वो देना है कि नहीं है। इसमें कोई लीगल इश्यूज नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे चर्चे भी किए थे, हमने कंसल्टेंट से भी बात किया था, एमएचए के खुद के जितने भी जो वकील थे उनसे भी बातचीत किया था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कोई लीगल इश्यूज नहीं है। अगर सरकार देना चाहेंगे तो वो कल ही दे सकते हैं। हमारे देश में त्रिपुरा जैसे राज्य हैं जिनके पास स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल दोनों हैं, तो लद्दाख को सिक्स शेड्यूल देने में क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने खुद जो भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने 2020 और 2021 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन में उन्होंने मैनिफेस्टो में उन्होंने खुद रखा था कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएंगे। तो अभी हाल ही में फिर से दोबारा से यहाँ पे जो हमारे काउंसिल है उसका इलेक्शन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन जब नज़दीक आ रहे हैं तो हमें भी ये करने में मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तभी वो कहीं ना कहीं सुनते हैं तो उसके ऊपर गौर विचार करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार जो है हमारे जो मुख्य मांगे जो है स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल वो पूरा किया जाएगा।